हेलो दोस्तों, आज आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम राजन सीरीज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र जो कि आपका साइंस विज्ञान है उसको हम आज कवर करेंगे। ठीक, आप लोग को मालूम है जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे वो लोग एग्जाम टाइम राजन सीरीज को ही प्रेफर करते हैं, जैसे राजन सीरीज हो गया या पवन सीरीज हो गया। तो हम इस राजन सीरीज को खत्म करने के बाद पवन सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इस राजन सीरीज के क्वेश्चन को देखते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। आपको हर एक क्वेश्चन सिर्फ आंसर ही नहीं, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया और समझाया जाएगा। सो डोंट वरी, क्योंकि आप देखेंगे इस राजन सीरीज में कुछ क्वेश्चन आपको आप जब मार्केट से इसको जब खरीदेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको गलत आंसर दिए गए हैं, गलत आंसर प्रिंट है। लेकिन आपको टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन के सही से आंसर दूंगी, ट्रिक करूंगी। आप बस इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ते चलिए और जो भी आपको कुछ लगता है कि हाँ ये लिखना चाहिए, हमें नोट्स करना चाहिए, तो अपने नोट डाउन में नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आते हैं, पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पहला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो तो ब होगा, लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ऊर्ध्वपातन पदार्थ होता क्या है? तो आप जानते हैं बेसिकली पदार्थ कितने होते हैं। पदार्थ वैसे तो पदार्थ के 5 अवस्था होते हैं, लेकिन नॉर्मली पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं। कौन-कौन से? ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम जानते हैं जब हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जब ठोस पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाने पर वो द्रव में न कन्वर्ट होके डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, तो वैसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। अब चाहे तो इसे नोट्स में नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके भूले मत। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। नहीं है मत मीन्स चारों ऑप्शन में से 3 तो ऊर्ध्वपातन होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। वो कौन-सा नहीं है? नमक आपका ऊर्ध्वपातन नहीं है। बाकी जो 3 हैं ये आपके ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं। मीन्स कि इन तीनों को नौसादर, आयोडीन और कपूर को गर्म करने पर ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं ठोस से। ठीक? तो ये आपको समझ में आ गया, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्या है। सेकंड कह रहा है कि निम्नलिखित में कीटभक्षी पौधा है, तो कौन सा कीटभक्षी पौधा है पूछ रहा है। तो अ आपका है निफेंटिस, ब है सैंड्यू, स है वीनस फ्लाईट्रैप और ड है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपकी जो 3 ऑप्शन दिए हैं ना, तीनों के तीनों ही कीटभक्षी पौधे हैं, इसलिए आपका सही आंसर ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है। मीन्स नमक का कोई विलयन है तो उससे हम नमक कैसे प्राप्त करेंगे, किस विधि द्वारा? तो इसका सही आंसर आपका अ होगा, वाष्पन। वाष्पन के द्वारा हम नमक विलयन से नमक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा, द्रव्यमान का मानक मात्रक है। मीन्स द्रव्यमान को हम किसमें मापते हैं? तो आप जानते हैं द्रव्यमान को हम किग्रा में ही नापते हैं, जिसको किलोग्राम भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है? तो प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा किया जाता है। ठीक, पौधे, तो इससे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है तो उससे कौन ऑक्सीजन जो निकलता है ना, वो कहाँ से निकलता है? तो ऑक्सीजन आपका जल से निकलता है, क्योंकि हम जानते हैं जल का सूत्र क्या होता है, H2O। जो पौधे हैं जल से ही अपना भोजन बनाते हैं, जल और प्रकाश का रोशनी से भोजन बनाते हैं, तो जल से ऑक्सीजन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है? मीन्स अगर किसी ड्रॉ में कोई ठोस पदार्थ घुल गया हो तो हम किस विधि द्वारा उस घुलनशील पदार्थ को ड्रॉ से अलग करेंगे? तो इसका सही आंसर है वाष्पीकरण। मीन्स वाष्पीकरण द्वारा जब हम टेम्परेचर उसको गर्म करेंगे ना ड्रॉ को, तो जो जो भी घुले पदार्थ ठोस हैं वो वाष्प बन के ड्रॉ जो है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो जो आपके बर्तन में ठोस पदार्थ ही बचेगा। तो इसके लिए ये सही आंसर ब है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है, तो किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे किलोमीटर भी दिया है, तो ये आंसर सही नहीं है, आपका वर्ग मीटर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? मीन्स कि मछली किसके द्वारा, किस अंग द्वारा सांस लेती है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मछली पूछा है, अगर मनुष्य पूछा रहता तो आपका आंसर फेफड़ा होता, ऑप्शन अ सही होता, लेकिन यहाँ पे मछली दिया है, इसलिए आपका आंसर कौन सा सही होगा? ब वाला सही होगा। ठीक, ब क्या कह रहा है? गलफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है। अगर पहलवान भार उठाता है तो वो कौन-सा बल लगाता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा पेशीय बल। अगर पहलवान कोई भार उठाएगा तो उसमें मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। उसी ही बल को हम कहते हैं पेशीय बल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। वैसे तो ये जो ऑप्शन आपको दिए हैं ना 3, या यकृत जिसको हम लीवर भी कहते हैं, अग्न्याशय जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, लार ग्रंथि जिसको सलाइवा ग्लैंड ग्लैंड कहते हैं। ये तीनों ही तीनों आपको पाचक ग्रंथि है। पाचक ग्रंथि क्या होती है कि वे ग्रंथि जो भोजन के पचने में सहायक होती हैं, उन ग्रंथि को पाचक ग्रंथि कहते हैं। तो ये तीनों तो आपकी पाचक ग्रंथियां ही हैं, बट इसमें पूछा क्या है कि सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि आपका लीवर है। बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे द मधुमेह न लिख कर यहाँ पे ऑल लिखा रहता तो बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में ये वाला क्वेश्चन सही करके आते हैं, ऑल लगा के आते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं पढ़ने में। बस हाँ, पाचक ग्रंथि है तो तीनों पाचक ग्रंथि है सही, लेकिन आपका पूछा है सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, इसलिए आपका लीवर होगा। ध्यान से इसको देख के क्वेश्चन को समझिएगा, चलते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पित्त रस का निर्माण होता है। ठीक, पित्त रस का निर्माण कौन सा, इन चारों में से कौन सा आपसे सही होगा? तो पित्त रस का निर्माण लीवर करता है। ध्यान रहे, पित्ताशय नहीं होगा। पित्ताशय क्या काम करता है? पित्ताशय पित्त रस को स्टोर करने का काम करता है। यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन में, पित्त रस का निर्माण कौन सा करता है? तो पित्त रस का निर्माण लीवर करता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव दांतों के प्रकार है। तो मानव दांत के प्रकार, तो मानव दांत के प्रकार तो सभी है, कृंतक भी है, रत्नक भी है, प्रचवर और चरवर भी है। ठीक, अब आप कहेंगे कि मैम मानव में तो 32 दांत होते हैं, तो क्या हमको 32 दांत का नाम याद रखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे 4 नाम दिए, क्या पता कुछ और नाम। नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि मानव दांत में ये 4 ही प्रकार होते हैं, लेकिन किस दांत को कौन सा, किस दांत को कृंतक बोलेंगे, किसको रत्नक बोलेंगे, इसको आप थोड़ा समझिएगा। आप चाहें तो इसे नोट भी कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत सारे, अगर आप मानव दांत को समझ जाएंगे ना तो इसमें बहुत से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसको सही से आंसर दे पाएंगे। आप जानते हैं मानव में 32 दांत होते हैं। एक 16 दांत ऊपरी जबड़े में होता है और 16 दांत नीचे वाले जबड़े में होता है। तो अगर हम ऊपरी वाले जबड़े के दांतों को पढ़ लें तो क्या हमें निचली वाले दांतों को पढ़ना जरूरी है? नहीं, क्योंकि सेम दांत होते हैं, जो दांत ऊपर होते हैं वही दांत नीचे भी होते हैं। तो मैं हम लोग पहले ऊपर के 16 दांत को देखेंगे। ठीक, ऊपर 16, देखिए ऊपर 16 में बीच में से 8 दांत जो इधर होते हैं लेफ्ट साइड, वही 8 दांत राइट साइड भी होते हैं। ठीक, तो अगर हम इन 8 को देख लें, राइट साइड ऊपरी वाले जबड़े के राइट साइड 8 दांत को अगर हम देख लेते हैं तो हमें ये जो बगल का लेफ्ट साइड दांत है वो भी हमें मालूम चल जाएगा, और जो जैसे ऊपर है वैसे नीचे है। चलिए हम 8 दांत देखते हैं। तो पहले हम 8 दांत बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 सेकेंड, बहुत ही पतला बन गया है ना, 7 8, चलिए हमारा 8 दांत हो गया। अब इसको ध्यान से समझिएगा, कौन से किस दांत को कृंतक कहेंगे, किसको रत्नक कहेंगे, किसको प्रचवर्धक कहेंगे और किसको चवर्धक कहेंगे। तो हमारा ये 8 दांत बन के कंप्लीट हो गया, 3 3 6 7 8, ये बीच वाला ज़्यादा चौड़ा बन गया है। चलिएगा, कोई बात नहीं, अब ध्यान समझिए। जो मिडिल, अब इसको ध्यान रखिएगा, ऊपरी वाली जबड़े के बीच में से जो स्टार्टिंग के ठीक 2 दांत होते हैं, इन दोनों दांत को हम कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृंतक। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा भी है अमे कृंतक। तो जो ऊपरी वाले जबड़े के बीच मिडिल पार्ट से राइट साइड 2 दांत को हम क्या कहेंगे? कृंतक कहेंगे। यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, 2 दांत कृंतक के होते हैं। ठीक, ठीक ठीक। फिर नेक्स्ट जो एक दांत होता है ना, इस एक दांत को हम क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। इस वाले एक दांत को हम रदनक कहेंगे, ये जो एक दांत हमारा है उसको रदनक कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो आपके 2 दांत होते हैं ना, इन दोनों दांतों को हम क्या कहेंगे? अग्रचवर्धक। अग्रचवर्धक भी कहते हैं, प्रचवर्धक भी कहते हैं, और यहाँ पे आपका लिखा है प्रचर्वण, ये भी कहते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं प्रचवर्ध। ठीक,
नेक्स्ट जो आपके 3 दाँत होते हैं ना, ये 3 दाँत, ये जो लास्ट के 3 दाँत होते हैं, इन तीनों दाँत को हम चवर्डक कहते हैं, ठीक? तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा 21 और 23, 21 और 23, 21-23 में आप जान जाएंगे कि जो पहले 2 है वो कृंतक है, नेक्स्ट जो 1 है रदनक है, नेक्स्ट 2 अग्र चवर्डक या प्रीमोलर या प्रचवर्डक है, नेक्स्ट जो लास्ट का 3 है उसको हम चवर्डक या मोलर या चड़वर भी कहते हैं, ठीक? तो आपका ये ट्रिक याद रख सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। अब आप देखिए कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव दांत के ऊपरी जबड़े में टोटल कितने कृंतक होते हैं, ठीक? तो टोटल कितने कृंतक होते हैं? तो हम जानते हैं कि ये जो 2 दांत है यही हमारा कृंतक है, तो 2 दांत इधर और 2 दांत आपका लेफ्ट साइड, यानी टोटल ऊपरी जबड़े में कितने कृंतक हो गए? 4, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4। यही अगर पूछे कि मानव में टोटल कितने कृंतक होते हैं, ऊपरी जबड़ा या निचली जबड़ा ना पूछे, टोटल पूछे तो ऊपर कितना हो गया टोटल? 2 इधर 4 और 4 नीचे, तो 4 4 8, यानी 8 कृंतक हो गया, ठीक? ऐसे आपसे पूछ सकता है कि मानव दांत की निचली जबड़े में कितने रत्नक होते हैं, तो निचली जबड़े में पूछ रहा है तो हम देख लेंगे ऊपरी जबड़े में कितने रत्नक होते हैं, तो हमारे यही ना एक रत्नक है, एक इधर और एक इधर, तो एक एक दो, दो ऊपर होंगे तो दो नीचे भी होंगे, तो दो नीचे हैं, अगर टोटल पूछता तो आंसर आपका 4 होता। समझ में आया? ये आप चीज़ों को अच्छे से आप चाहे इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको रिवीजन कर लीजिएगा, 1-2 बार करेंगे आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद आप सिर्फ कहीं से भी घुमा के दाँत के बारे में पूछा जाए, आप बता सकते हैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, ठीक? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दाँतों की कठोरता किसके कारण होती है? तो जो दाँतों की कठोरता होती है वो इनेमल के कारण होती है, इसका सही आंसर होगा ब, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किसका श्रवण करती है? तो जो अग्न्याशय हमारे शरीर में होता है ना, जिसको हम पैनक्रियाज भी कहते हैं, उसमें जो एक लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं, वो क्या क्या श्रवण करती हैं? श्रवण मतलब होता है कि किस चीज़ को रिलीज़ करती हैं, बाहर निकालती हैं। तो इसका सही आंसर होगा इंसुलिन, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान का मानक मात्रक, ये ऊपर क्वेश्चन आया था जहाँ पे किलोग्राम लिखा था, यहाँ पे किग्रा लिखा है, तो ये वाला आंसर किग्रा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टाका है, तो टाका क्या है? तो टाका आप सुने होंगे हॉस्पिटल वगैरह में ऑपरेशन वगैरह होता है तो लोग कहते हैं कि हाँ ऑपरेशन हो गया, टाका लग गया, तो सिलाई करने की एक विधि है, आप याद कर रखने का तरीका है एक, तो इसका सही आंसर ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टच मी नॉट, टच मी नॉट मीन्स मुझे मत छुओ, कौन सा इसमें से आप पौधा है जो कहता है टच मी नॉट? तो इसमें छुई मुई ऑप्शन स सही होगा, इसमें छुई मुई एक ऐसा पौधा है जो कहता है, जिसको हम टच मी नॉट भी कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं छुई मुई को जैसे हम छूते हैं वैसे ही वो मुरझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ब, जल प्रकीर्णन होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं, मानव शरीर में कौन सी पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में देखिए अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था ऐसे ही, उसमें पूछा था मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, और यहाँ पे दिया है कि सिर्फ पाचक ग्रंथि, तो मैं ऊपर बताई भी थी आपको, लीवर, जो स्लाइवा ग्लैंड है, जो पेनक्रियाज है, अग्न्याशय है, ये तीनों के तीनों क्या है? पाचक ग्रंथियां ही है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सभी। वही आपसे पूछता मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी पाचक ग्रंथियां, तो इसका सब तब सही आंसर क्या होता है? लीवर, यकृत, तब हम यकृत करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इंसुलिन हार्मोन जो अग्न्याशय से निकलता है की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक। अग्न्याशय से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया। अब इन सब के काम हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, इसको आप अच्छे से याद रख लें ताकि आप सभी क्वेश्चन के आंसर पैनक्रियाज से रिलेटेड आंसर दे सकें, ठीक। समझिएगा, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज हम जानते हैं जब भी हम कुछ खाते हैं ग्लूकोज की मात्रा तो हमारे शरीर में रहेगी ही रहेगी। जब भी हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो जो इंसुलिन हार्मोन है ना, इंसुलिन हार्मोन उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में हमारे शरीर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देगा। न्यासे से 2 हार्मोन निकलते हैं, पहला इंसुलिन हार्मोन, नेक्स्ट क्या है? ग्लूकागॉन हार्मोन।
कौन सा? ग्लूकागॉन हार्मोन। ठीक, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकागन हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसको आप पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा, ताकि बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, भूल भी सकता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। अब अगर आप सोचिए, अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन न निकले या इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाए, तो क्या ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा, जिससे हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो जाएगी और हमें मधुमेह का खतरा हो सकता है, जिसे लोग डायबिटीज और शुगर भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है? लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा तथा समय का मात्रक सेकेंड किस पद्धति से संबंधित है? ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि पद्धतियां कितनी होती हैं। 3 पद्धतियां होती हैं। कौन कौन सी? पहला है एमकेएस पद्धति, मैं आपको नोट डाउन भी कर देती हूँ यहाँ पे। एम के, विजिबल है ना ये वाला कलर? एमकेएस पद्धति। नेक्स्ट है सीजीएस पद्धति, सेकेंड। और आपका जो थर्ड होता है वो होता है एफपीएस। कौन सा? एफपीएस। आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किग्रा किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड। ठीक, सीजीएस में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड। ठीक, थर्ड वाला जो है एफपीएस, एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, एस का मतलब होता है सेकेंड। ठीक, इन तीनों पद्धतियों में जो पहला लेटर है वो आपकी लंबाई के मात्रक को बताता है। ओके, सेकेंड वाला जो लेटर है केजीपी वो आपको द्रव्यमान के मात्रक के बारे में बताता है। ठीक, और जो थर्ड वाला तो वो तो सेम है, सेकेंड 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 तीनों में, ये आपको समय का मात्रक बताएगा। ठीक, अगर लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा है और समय का मात्रक सेकेंड है, उस टाइप की हम पद्धति को कहेंगे एमकेएस पद्धति। यही चीज आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा तथा समय का मात्रक सेकेंड किस पद्धति से संबंधित है? तो एमकेएस पद्धति, इसी को ये हिंदी में लिखा है एमकेएस। यही अगर आपसे पूछता लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड किस पद्धति से संबंधित है, तब आपका सीजीएस होता। ओके, तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आया? इसे भी आप जो 3 पद्धतियां हैं इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ताकि भूले ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फल का पेड़ से गिरना किसका उदाहरण है? तो जब फल पेड़ से गिरता है तो वो आपका जो होता है गुरुत्व बल का उदाहरण है। गुरुत्व बल के कारण ही फल पेड़ से गिरता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है। बालू से जब हम लोहे के छीलन से हम अलग करना चाहेंगे तो उस विधि को हम क्या कहेंगे? तो उस विधि को हम कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। नाम से आप समझते हैं कि जो चुंबक होता है लोहे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है यही विधि आपकी सही होगी, इसके द्वारा ही हम बालू और लोहे के छीलन को अलग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पत्ती द्वारा जनन होता है। ठीक, क्या कह रहा है? पत्ती द्वारा जनन होता है, तो इसका सही आंसर होगा केला में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उभयचर जंतु है। उभयचर जंतु कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा मेढक। उभयचर क्या होता है? जो जल और तल दोनों पे रह लेता है, उस जंतु को हम कहते हैं उभयचर जंतु। तो इसका सही आंसर होगा मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुषुप्त पौधा कहा जाता है। तो सुषुप्त पौधा किसको कहेंगे? कि जिन पौधों में बीज होते हैं उन पौधों को सुषुप्त पौधा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीज को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फुट बराबर है। तो 1 फुट किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा 30.48 सेंटीमीटर। इसे आप देखिए, इसे आप अपने नोट्स में जो लास्ट वाले पेज होते हैं ना उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, नंबरिंग है, नंबर क्या होते हैं थोड़ा भूलते रहते हैं। तो इस चीज को अगर आप नोट डाउन कर लेंगे पीछे तो आपको याद भी रहेगा। आप एग्जाम टाइम अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? तो न्यूटन का कौन सा नियम? मैं आपको बता दूं न्यूटन ने हमारे 3 नियम दिए थे। कौन कौन से नियम थे? पहले नियम को प्रथम नियम, दूसरे नियम को द्वितीय नियम, तीसरे नियम को तृतीय नियम कहते थे। ठीक, अब पहला नियम क्या बताता था? तो जो पहला नियम है न्यूटन का, जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम बताता है। ठीक,
जो दूसरा नियम है वो संवेग का नियम बताता है, जो तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताता है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, तृतीय नियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको जो भी ना समझ में आए आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं, वैसे तो मैं पूरी अपनी तरफ से पूरी तरह सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपको हर एक ट्रिक भी बता रही हूँ जहाँ पॉसिबल हो रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए गवर्नमेंट वाला बहुत लोग के मन में आता है कि अरे मैं बता दूंगा उसको या बता दूंगी उसको तो अगला वाला भी पढ़ लेगा और हमसे आगे हो जाएगा। तो आप सोचिए ये कोई गवर्नमेंट एग्जाम तो है नहीं जिसको आप क्रैक कर लेंगे तो आपको ना सरकारी नौकरी लग जाएगी। इसलिए आप अपने फ्रेंडों को अधिक से अधिक इसको शेयर करें और हो सके तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बल की इकाई है। तो बल की इकाई, वैसे तो देखिए पद्धति तो पूछा नहीं है किस पद्धति में पूछ रहा है आपसे, एमकेएस पद्धति में पूछ रहा है कि सीजीएस, क्योंकि हम जानते हैं कि तीन पद्धतियां होती हैं, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। वैसे ही बल में बल का जो मात्रक होता है ना वो आपका एफपीएस में अलग होता है, सीजीएस में अलग होता है, एमकेएस में अलग होता है। ठीक, एमकेएस पद्धति, लेकिन यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि कौन सा क्या पूछा है। एक तो न्यूटन होता है, एक डाइन होता है। ठीक, न्यूटन आपका एमकेएस पद्धति है और डाइन आपका सीजीएस पद्धति है। यही दो पद्धतियां पूछी भी जाती हैं, एफपीएस पद्धति पूछी नहीं जाती है। इसका इसका इन्हीं दोनों में कंफ्यूज किया जाता है। बल का एमकेएस पद्धति का क्या मात्रक होता है, तो न्यूटन, और बल का सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक है, तो डाइन। ठीक, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पद्धति भी नहीं पूछा है तो देखेंगे क्या न्यूटन और डाइन में से कोई दिया है, तो न्यूटन और डाइन में डाइन हमको मिल गया, तो आपका आंसर ब होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्ती का रूपांतर है, पत्ती का रूपांतरण, तो इसका आंसर आपका होगा। देखिए मैं चारों ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ, चारों ऑप्शन पढ़ूंगी तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। जो सही आंसर है मैं सही आंसर बता रही हूँ और जहां पॉसिबल है वहां मैं उसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यौगिक का उदाहरण है। यौगिक, तो इसमें से कौन यौगिक है, तो चीनी यौगिक है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा चीनी है वो किस किस से मिलकर बना है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब जानते हैं चीनी को हम ग्लूकोज भी कहते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12। ग्लूकोज का सूत्र मालूम है ना आप लोग को, याद रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। C6H12O6। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि जो जो चीनी है वो किस किस से मिलकर बना है, C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन। ठीक, कितने परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन जो है उसके 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं और कार्बन के 6 परमाणु हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें आपका, कायिक प्रवर्धन संभव है। अभी कायिक प्रवर्धन क्या होता है थोड़ा इसको समझते हैं। कायिक प्रवर्धन, आप देखे होंगे बहुत सारे पौधे होते हैं जिनका हम तना काट के दूसरे मिट्टी में लगाएं तो उस तने से, सिर्फ उस तने से नया पौधा निकल आता है। यदि हम जड़ द्वारा लगाएं तो सिर्फ उस जड़ से नया पौधा निकल आएगा। कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका पत्ती हम काट के दूसरे मिट्टी में लगाएं तो उससे नया पौधा निकल आएगा। तो उसी जो ये जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा, क्योंकि तना द्वारा भी हम नया पौधा लगा सकते हैं, जड़ द्वारा भी और पत्ती द्वारा भी। तो ये आपका कायिक प्रवर्धन, ये द आंसर सही है। समझ में आया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बल का मात्रक है। अब बल का मात्रक क्या क्या अभी हम देखे थे, एक न्यूटन होता है और एक डाइन होता है। तो यहाँ पे तो पूछा नहीं है कि सीजीएस पद्धति या एमकेएस पद्धति, तो हम देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दिया है, तो सिर्फ यहाँ पे हमें न्यूटन देखने को मिल रहा है, तो सो हम इसका आंसर न्यूटन बुक कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए। ठीक, संयुक्त पक्षी, देखिए यहाँ पे इसका आंसर गलत दिया है, आपका इसका आंसर बना लीजिएगा, ये आंसर नहीं होगा। ये ब दे रहा है अमरूद की पत्ती, जो कि गलत है। संयुक्त पत्ती आपका तीनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि आम की पत्ती, नींबू की पत्ती, अमरूद की पत्ती, तीनों के तीनों क्या होते हैं, सरल पत्तियां होती हैं। तो आपके इस 34 का आंसर क्या है, द है। इसको आप लोग ध्यान से ट्रिक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बुक को प्रेफर करेंगे, सिर्फ बुक से रिवीजन करेंगे, तो हो सकता है आप गलत आंसर याद कर लें।
इसलिए मैं आपको बार-बार कह रही हूँ, आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और अच्छे से क्वेश्चन और आंसर समझिए, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पौधों की जो कोशिका भित्ति है, वो सेल्यूलोज़ से बनी होती है, ठीक? तो इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है। तो इसका सही आंसर होगा विषाणु जिसको हम वायरस भी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देते हैं। उत्तेजनशीलता मीन्स बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाए, टच करने पर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाए वो। तो कौन सा इसमें से पौधा है? छुई मुई। अभी हम ऊपर देखे हैं, जो छुई मुई होता है उसको हम टच करते हैं तो तुरंत मुरझा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फूंक ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा फूंक। ठीक। बहुत बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन दो ही होते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं लिख देती हूँ। इसको पहले पेंसिल ले लूँ। हाँ, बी, जो विटामिन बी होता है, और विटामिन सी। ये जो विटामिन बी और सी होते हैं ना, यही दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग पालिश किए हुए चावल को खाने से होता है? अगर पालिश किया हुआ चावल खाया जाए तो इससे कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर होगा बेरी-बेरी। ठीक। बहुत बार ऐसे भी पूछा जाता है, विटामिन बी की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। कई बार घुमा के बहुत डीपली अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो पूछा जाएगा विटामिन बी1 की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में से पादप कोशिका में पाई जाती है। देखिए, इसका भी आंसर गलत दिया है। इसका भी आंसर गलत दिया है, ब नहीं होगा। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती है। इसका सही आंसर होगा पादप कोशिका। सिर्फ पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए, आपके दो क्वेश्चन ऐसे मिले जिसका आंसर गलत-गलत प्रिंट हुआ है। सो आप ध्यान से देखते चलें चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधे श्वसन क्रिया में कौन-सी गैस लेते हैं? ठीक? तो पौधे जब साँस लेते हैं तो कौन-सी गैस को अचीव करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका सही होगा। अब यही पूछता मनुष्य और श्वसन क्रिया में कौन-सी गैस लेते हैं? तो इसका सही आंसर तब ऑक्सीजन होता है। ओके? और कौन-सी गैस अगर पूछता पौधे कौन-सी गैस रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, तब आंसर आपका ऑक्सीजन होगा। और पूछता मनुष्य कौन-सा छोड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 भी कहते हैं, ठीक? तो ध्यान रखिएगा, पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन बनता कैसे? अभी हम ऊपर देखे हैं, जल द्वारा जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है तो ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज़ होती है, जिसे हम क्या करते हैं? लेते हैं, मनुष्य लेते हैं। और हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो पौधे उसे लेते हैं। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? मरुस्थलीय पौधों की पत्तियाँ रूपांतरित हो जाती हैं, तो किसमें रूपांतरित होंगी? तो काँटों में रूपांतरित होंगी। मरुस्थलीय पौधा मतलब आप देखेंगे रेगिस्तानी फील्ड वगैरह में ये मरुस्थलीय पौधा पाए जाते हैं, और जल तो वहाँ पे होता नहीं है, तो जब जल नहीं होगा तो वो पत्तियाँ क्या हो जाती हैं? काँटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेढक है। मेढक क्या है? अब क्या दिया है? जलचर, थलचर, नभचर। हम जानते हैं मेढक हमारा नभचर में भी रह पाएगा, जलचर में भी रह पाएगा, इसलिए हम उसको उभयचर कहते हैं। जलचर और थलचर, ध्यान रहे, नभ में होता है आकाश, आकाश में तो उड़ता नहीं है मेढक। और हम बताए भी हैं ऊपर, उभयचर किसको कहते हैं? तो वे पौधे जो जल और तल, तल बोलिए या थल बोलिए, ठीक? तो जल और थल दोनों में रह लेते हैं, उनको हम उभयचर कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेहरे की हड्डियों की संख्या है। तो चेहरे में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो चेहरे में 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसका आंसर स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य मछली में अनुकूलन है, तो
पढ़ते हैं चारों ऑप्शन भाई क्या-क्या लिखा है। एक गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं, इनके शरीर का आकार नौ के आकार का होता है, तो भाई ये भी सही है, गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। मनुष्य तो है नहीं कि फेफड़ा द्वारा श्वसन करेंगे और इनके शरीर का आकार नौ के आकार का होता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और वह दोनों। जल्दबाजी नहीं रहना है, चारों ऑप्शन पढ़ के आने हैं क्योंकि बहुत लोग जल्दी-जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर हाँ, पहला सही है, पहला टिक करके आ जाएँगे। लेकिन बाद में पता चलेगा अरे! स ऑप्शन भी दिया है जिसमें ये दोनों सही हैं। तो ध्यान से कोई जल्दीबाजी नहीं करना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? तो पौधों की पत्तियों द्वारा जब जल वाष्प के रूप में निकलेगा तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो जो पत्तियों का रंग हरा होता है ना, वो किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट भी दिया, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, आपका सही आंसर होगा क्लोरोफिल, जिसको हम हिंदी में परहरिम कहते हैं और इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, तो इसका सही आंसर ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो अभी हम वो जस्ट ऊपर देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन एक ही चीज़ बार-बार पूछा जा रहा है। अब हम जान चुके हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सिर्फ पौधों में होती है तो इसका सही आंसर अ हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। अब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधा करता है तो बहुत सारे उत्पाद बनाता है। कौन कौन से? पहला हो गया स्टार्च और सेकेंड हो गया ऑक्सीजन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी लिखा है। प्रकाश संश्लेषण में तो सूर्य का प्रकाश भी रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद। मतलब एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाने के बाद कौन-सा प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को बताना है। ना कि प्रकाश संश्लेषण में किस-किस की ज़रूरत, किस-किस की रिक्वायरमेंट होती है, ये पूछा है। अगर रिक्वायरमेंट पूछता तब तो भाई सूर्य का प्रकाश होता क्योंकि हम जानते हैं सूर्य के प्रकाश और जल के द्वारा ही प्रकाश पौधे भोजन बनाते हैं। तो तब आपका ये द आंसर सही होता। लेकिन यहाँ पे उत्पाद पूछा है इसलिए आपका सही आंसर अ और ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव श्वसन करता है। तो देखिए आ भी गया, अभी तक हम ऊपर बार-बार एक चीज़ रिपीट कर रहे थे कि जो मछली होते हैं वो गलफड़ों द्वारा साँस लेते हैं और जो मानव होता है वो फेफड़ों द्वारा साँस लेते हैं। तो इसका सही आंसर ब होगा। ध्यान रहे नाक न लगाइएगा, नाक एक रास्ता है लेकिन असल में फेफड़े द्वारा ही हम साँस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। जल तथा खनिज लवणों का संवहन एक पूछ किस में रहा है? अब हम ये आंसर देख के जान सकते हैं जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम ये पौधों में पूछ रहा है। तो पौधों में जो जल और खनिज संवहन मतलब ले जाना, उनका संचार करना, ओके? तो उसका जो फ्लो होता है वो कौन करता है? तो हम ज पौधों में बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 टर्म्स हैं उनको याद रखिएगा जाइलम का, एक फ्लोएम का। जाइलम क्या करता है? जड़ों से पौधों की जड़ों से जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है, ओके? तो जल को पहुँचाने का कार्य कर रहा है, खनिज पदार्थों को पहुँचाने का कार्य कर रहा है तो वो जाइलम कहेंगे। अब या इससे याद रख सकते हैं जल, ज, जाइलम, ज, ठीक? अब फ्लोएम का काम समझते हैं, फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम जो है वो पौधों के भोज्य पदार्थों को पौधों के जड़ों तक पहुँचाता है। ये फ्लोएम का काम होता है, ओके? आप इससे याद रख सकते हैं भोजन को फूड भी कहते हैं फ, फ्लोएम में फ, तो फ्लोएम क्या कहता है फूड को जड़ तक ले जाएगा और जाइलम क्या करता है जल और खनिज पदार्थों को पौधों तक के विभिन्न भागों तक ले जाएगा। तो यहाँ पे जल और खनिज का पूछा है तो इसका सही आंसर जाइलम हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोज्य पदार्थों का संवहन। देखिए क्वेश्चन आ भी गया, भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? तो अभी हम जस्ट देखे हैं भोज्य पदार्थ जो फूड होते हैं उनको संवहन फ्लोएम करता है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है परप्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतर होता है, पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मटर। मटर में जो होते हैं परप्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतर होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं, उनको हम ज़ीरोफ़ाइट कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ज़ीरोफ़ाइट, ओके। तो आज के लिए इतना ही और हाँ, एक ज़रूरी बात आप इस वीडियो को बंद करने से पहले प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस चैनल को, इस लिंक को आप शेयर करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू और कैसा लगा वीडियो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। ओके, थैंक यू सो मच।